Good morning, my dear student. Myself, Prabhu Singh, your science teacher, once again present here with third lecture of electricity. So let's start our topic. नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट है, नाम तो पता नहीं मुझे, उसने कहा था सेमीकंडक्टर को सर फिर से बता दीजिए। चलिए पहले 2 मिनट देखते हैं सेमीकंडक्टर होता क्या है, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर देखिए, हम आपको 2 चीज बताए थे, एक कंडक्टर दूसरा इंसुलेटर। एक कंडक्टर दूसरा इंसुलेटर। तो कंडक्टर किसे बोलते हैं? द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, या ऐसा सबस्टेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसको बोलेंगे कंडक्टर, या वैसा सबस्टेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलेंगे कंडक्टर, और वैसा सबस्टेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर। अब एक नया टर्म आया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका कंडक्टिविटी, द डिवाइस हुज कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट या बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वैसा डिवाइस जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का हो उसको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और सेमीकंडक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि खुद से क्रिएट करते हैं, मैन मेड है, ये हम लोग इसको बनाते हैं। डोपिंग वगैरह इसमें करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। एक चीज और है, सेमीकंडक्टर और इस कंडक्टर में डिफरेंस क्या है? तो आप कह सकते हैं डिफरेंस ये है कि जनरल किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सेमीकंडक्टर में हम आपको उस दिन भी बताए थे ग्राफ के थ्रू कि नीचे क्या है? वैलेंस बैंड है। दिस इज वैलेंस बैंड। ऊपर में क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। और बीच का ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप बोलते हैं। एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तब भी ये सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। और कितना है नहीं है वो सब हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होता है, कंडक्शन बैंड में नहीं होता है। सेमीकंडक्टर है, थोड़ा सा हिट दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया कंडक्शन बैंड में। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये जो है ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये माइनस ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दूसरा चला गया, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होल बोलते हैं। तो एक डिफरेंस अगर पूछे सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में, तो वी कैन से दैट इन सेमीकंडक्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल। मतलब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का तो रोल है ही कंडक्टिविटी में, साथ में होल का भी रोल है। लेकिन जनरल कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। यही एक डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए ये बातों को फिर से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में जानते हैं क्या है चार्ज। तो हम लोग बहुत सारा पढ़ लिए, तो उसका प्रॉपर्टीज कुछ कर सकते हैं। पहला, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जानेंगे। पहला क्या है? सपोज करना है क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर पे Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट बहुत सारा क्या है? चार्ज है। एक कंडक्टर है जिसपे Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? एक बड़ा सा टोटल चार्ज Q क्या होगा? तो सिंपल सा, कुछ नहीं करेंगे, ये अलजेब्रिक सम की तरह होता है। 1 2 3 4 सबको क्या करना है? ऐड कर देंगे। जितना होगा क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। यही हमारा क्या होता है? चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि किसी कंडक्टर पे अगर मान लीजिए सिंपल सा 5 चार्ज है, 6 चार्ज है, 7 चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या है उस बॉडी पे? ये कंडक्टर है, इस पे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ वहां, तो ओवरऑल इस बॉडी पे कितना चार्ज है? Q1, Q2, Q3, Q4 सबको आपस में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये प्रॉपर्टी है, सिंपल अलजेब्रा में जैसे ऐड करते हैं वैसे ही क्या करेंगे? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्जेस प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज
simply we can हाँ, तो क्या बता रहे थे, किसी बॉडी पे अगर बहुत सारा चार्ज है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, तो क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज सिंपली द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा क्वांटा के फॉर्म में होगा। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन से वर्ड बना है क्वांटा, और क्वांटा मतलब होता है पैकेट्स। क्या होता है, पैकेट्स। इस मीन्स है जो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में होगा। जो पिछले क्लास में हम बताए थे, कहीं भी अगर यहाँ से ट्रांसफर करना है चार्ज, या तो एक चार्ज ट्रांसफर होगा, नहीं तो दो, नहीं तो तीन, नहीं तो चार, हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में, 1 2 3 4, 1.5 2 पौने 2 सवा 2 ऐसा नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं हो सकता, या तो एक, नहीं तो नहीं, नहीं तो चार, नहीं तो पांच, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो एक ही, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, पहला the total electric charge present on a body is या इसको ऐसे लिखेंगे, the total electric charge present on a body can be added simply algebraically to know the whole charges present on the body, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है जिसपे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 बहुत सारा चार्ज है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn। The total charges present on the body can be added simply algebraically to know the whole charges present on the body। ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि किसी आसानी से सिंपल अलजेब्रा की तरह 1 2 3 4 5 6 7 जैसे जोड़ते हैं हम लोग, ऐड करते हैं वैसे ही कर देंगे, कोई स्पेशल रूल नहीं है इसको ऐड करने का। वैसे आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए वेक्टर का एक स्पेशल रूल है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें कोई रूल नहीं है, 10 सिक्का रखा हुआ है 1 1 रुपए का, टोटल कितना होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 सबको ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। वैसे ही सिंपली इसको अलजेब्रिकली इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल चार्ज किसी बॉडी पे निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है चार्जेस कैन ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड in the form of पैकेट्स। पैकेट्स के फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा हमेशा। दैट इज इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q बराबर N इंटू E, Q बराबर N इंटू E। N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है, E क्या है, ये जो चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, Q बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू E। N क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1.5 सवा 2 2.5 1.5 ये वगैरह नहीं हो सकता। Q इज इक्वल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 10 है, क्या है, E क्या है, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन।
तो फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर NE, Q बराबर NE। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, Q बराबर क्या होता है NE। और आपको एक और चीज इक्वेशन देखना है, हम पहले बताए हैं I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू Q बाई T। और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है NE बाई T। तो I इज इक्वल टू NE बाई T भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल टू NE बाई T और I इक्वल टू Q बाई T बिकॉज Q बराबर NE प्रूफ हो गया। तो I बराबर Q बाई T इक्वल टू NE बाई T। वी कैन से दैट I इज इक्वल टू NE बाई T इक्वल टू Q बाई T। एक फॉर्मूला आपका रिलेशन बन के आ गया। जहाँ पे चार्ज का चर्चा होगा तो Q लगा लेंगे, जहाँ पे ज्यादा होगा तो NE वाला फॉर्मूला यूज करना होगा तो NE लगा देंगे। इसका हम एप्लीकेशन यूज करेंगे न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, समझ में आया तब भी अच्छा, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आता है यहां से हमारा नया टॉपिक, कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल है। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को आपको देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को आपको जानना है। होता बहुत सारा है, ज्वाइंट, डबल ज्वाइंट, क्रॉस वगैरह कोई काम का चीज नहीं होता। जो काम का चीज है आपको जो इसका यूज होगा हमारे सर्किट डायग्राम में, उसको हम लोग बस देखते हैं, फालतू का चीज को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ जो है आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला कुछ सिंबल है, पहला ऐसा होगा तो ये सिंबल है रेसिस्टेंस का। किस चीज का सिंबल है, रेसिस्टेंस का। ओके, किस चीज का सिंबल है ये, रेसिस्टेंस का। ऐसा ही होगा सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एक एरो लगा होगा, एरो लगा होगा तो इसको बोलेंगे रियोस्टैट। क्या बोलेंगे इसको, रियोस्टैट बोलेंगे। तो रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है। इस दोनों में अंतर क्या है, ये जो रेसिस्टेंस है ये फिक्स होगा, इसका वैल्यू फिक्स होता है और इसका वैल्यू वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। इसका हम बताएंगे आगे कहाँ इस्तेमाल होता है। ये भी रेसिस्टेंस, ये भी रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस के बीच में एक एरो कटा होगा एक, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रियोस्टैट बोलेंगे। ये भी रेसिस्टेंस है लेकिन इसका वैल्यू वेरिएबल है। हम अपने अकॉर्डिंग कहीं रेसिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हैं, इसमें नहीं बढ़ा घटा सकते हैं। कोई उसके लिए अलग मतलब टेम्परेचर वगैरह को बढ़ाना होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हमको रेसिस्टेंस को वेरी करना है, रेसिस्टेंस को बढ़ाना है घटाना है तो कौन सा यूज करेंगे, रियोस्टैट। जहां हमको फिक्स चाहिए वहां पे कौन सा यूज करेंगे, रेसिस्टेंस यूज करेंगे, नॉर्मल सा रेसिस्टेंस। ठीक है, और भी है जैसे एक ऐसा होगा, इसको अगर ऐसा है तो ये स्विच का है, स्विच का है। स्विच क्या है, ओपन है। स्विच क्या है, ओपन है। ठीक है, या तो ऐसा होगा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। दो सिंबल है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो ये किस चीज का सिंबल है, स्विच ओपन है, किसी सर्किट में स्विच ओपन है। और एक और होगा ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट में अगर ये लगा हुआ तो ये क्या हो गया, क्लोज स्विच का है। स्विच क्या है, क्लोज है, क्या है, क्लोज्ड स्विच है। या फिर इसी को ऐसा होगा, दोनों में अटैच कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, स्विच क्लोज्ड हो गया। तो आप बताइए, स्विच जब इस दोनों में कोई कांटेक्ट है, इस दोनों में कोई कांटेक्ट है, इसमें नहीं है तो स्विच ओपन है। स्विच ओपन है और स्विच जब क्लोज होगा तो दोनों में अटैचमेंट हो गया। तो जब स्विच क्लोज्ड होता है तो क्या होगा, करंट पास होगा। जब ओपन है दोनों में कोई क्या है, अटैच तो है नहीं, तो करंट पास नहीं होगा। स्विच ओपन में करंट पास नहीं करता है। जब स्विच को क्लोज करते हैं, सर्किट हमारा क्लोज लूप पूरा क्लोज हो गया, तब क्या होगा, करंट हमारा फ्लो होगा। ठीक है, एक दो और होगा, जैसे ऐसा होगा, इसके अंदर ए लिखा होगा तो ये हो गया आम मीटर। आम मीटर बोलते हैं जो क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। ठीक है, ऐसा ही होगा और इसके अंदर भी लिखा होगा तो इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये क्या नापेगा, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ऐसा ही होगा, इसके अंदर जी लिखा होगा जिसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर।
जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। टू डिटरमाइन वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी यूज गैल्वेनोमीटर। और भी है शंट वगैरह, लेकिन काम का चीज नहीं है, इतना ही चीज आपको एक और देख लेना है। कोई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा कहीं पे होगा, तो ये हो गया बल्ब का सिंबल है। किस का सिंबल है? बल्ब का सिंबल है, इतना ही है। ऐसा होगा कहीं पे, ये किसी का सिंबल है, सेल का सिंबल है, बैटरी का सिंबल है। बहुत सारा हो सकता है, इसमें ऑयल प्लेट हो सकता है, ठीक है। तो यही आपके काम की चीज इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो इस कुछ इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सिंबल्स है जो आपको ध्यान रखना है। रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसमें वैरी नहीं करेगा, इसमें वैरी करा सकते हैं। ओपन स्विच, क्लोज स्विच, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आममीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। आममीटर करंट, वोल्टमीटर वोल्टेज, जी बहुत छोटा करंट जिसमें आममीटर मेजर नहीं कर सकता, उससे छोटे करंट को कौन नाप लेगा? गैल्वेनोमीटर। एक आ गया बल्ब, और ये हमारा सेल है, ठीक है। तो इतने का यूज हमारे सर्किट डायग्राम में होगा। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए अब नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे, ठीक है। आप लोग देखे होइएगा बहुत सारा सर्किट, कोई रेडियो वगैरह या कुछ भी टीवी वगैरह खराब होता था, उसमें से बोर्ड निकल रहा होता है, बहुत सारा उसमें रेसिस्टर लगा होता है, क्या लगा होता है, बोर्ड वगैरह देखे हैं। तो वो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के वो जो देखे हैं वो भी एक टाइप का सर्किट ही होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो नहीं होता है तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे। जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये कुछ नहीं है, एक क्लोज लूप है। एक क्लोज लूप है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो क्या होगा? करंट भी पास करेगा। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बोलेंगे, जैसे हम डायग्राम बना के बताते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए, छत बनाते हैं। देखिए अब क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में क्या दिक्कत है? हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे? एक ऐसा क्लोज लूप। देखिए जैसे ये स्विच है, ठीक है, ओपन है, स्विच ओपन है, इसमें रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है? बल्ब लगा हुआ। तो बल्ब क्या होगा? ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये क्या है? सेल है, बैटरी है। ये क्या है? सेल है, नीचे से एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल सोर्स है। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल सोर्स से करंट दे रहे हैं, वोल्ट मतलब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट होगा। कहाँ? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है, आपको पता है। तो करंट ऐसा फ्लो करेगा। अब अभी तक क्या है? ये क्लोज लूप है। ये क्लोज्ड है क्या? ये क्लोज्ड पाथ है क्या? नहीं है पाथ क्लोज। क्यों? क्योंकि स्विच क्या है? ओपन है। इसको जोड़ना होगा, इस दोनों को कनेक्ट करना होगा। अब जैसे ही इसको क्लोज करें, जैसे ही इसको क्लोज किए, इसमें स्विच को क्लोज किए, अब क्या होगा? सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? बल्ब हमारा जल उठेगा। मतलब क्लोज्ड पाथ ऐसे हटा दिया। अब क्लोज पाथ है क्या? नहीं है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा। एक ऐसा पाथ जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होंगे। तो देखिए बल्ब, रेसिस्टेंस है, प्लग है, स्विच है, सेल है, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो। तो ऐसा एक पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसमें एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एक क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो, और जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास कर सके और करंट का फ्लो हो सके, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और ये जो डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, अब बल्ब लगाए कहाँ, स्विच कहीं लगाए हुए, बैटरी कहीं जोड़ रहे हैं, इस सब चीजों को हम एक डायग्राम के फॉर्म में अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? सर पता नहीं क्या हो गया।
इसको क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं। दिस इज व्हाट? सर्किट डायग्राम। ये हमारा सर्किट डायग्राम है और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। थोड़ा फास्ट करते हैं। ए क्लोज लूप composed of several electrical components, electric components through which electricity can flow, electric current can flow, electric current can flow। दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए दिखाई दे रहा है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? एक क्लोज लूप जिसके जो बहुत सारे, जिसके अंदर क्या होगा? सेपरेट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे, जुड़े होंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अगला है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या है? इट इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट on our notebook with the help of symbols। ठीक है, ये क्या है? सर्किट डायग्राम क्या है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इलेक्ट्रिक सर्किट को हमारे नोटबुक पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके मदद से, सिंबल की मदद से। अब हम जो बना रहे हैं उसमें बल्ब का हम पिक्चर बनाने जाएंगे क्या? रेसिस्टेंस का पिक्चर बनाने जाएंगे क्या? नहीं, उसका सिंबल का यूज कर लेते हैं और अपने कॉपी पे उसको हम लोग दिखा पाते हैं। तो क्या हो गया? सर्किट डायग्राम हो गया। एग्जांपल में एक सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखा देना है। जैसे अभी जैसे पहले बनाए थे वही डायग्राम बना लेना है। कोई भी एग्जांपल लिख देना है जिसमें क्लोज पाथ लिखे। क्या हो गया? ये सर्किट डायग्राम है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिक सर्किट को अपने नोटबुक पे दिखाने के तरीका को सिंबल के फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में उस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है? अब हमारा एक आज का लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, वो एक वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन दिए थे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। वो क्या कहता है? ये लॉ क्या कहता है? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यही हमारा है ओम्स लॉ। देखिए क्या कहता है, चलिए लिखते हैं फिर समझेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing, इस टर्म को बहुत ध्यान रखना है। current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends। ये क्या बोलता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये बताए थे कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने नहीं करेंगे।
क्योंकि टेम्परेचर में और रेसिस्टेंस में बहुत बड़ा रिलेशन है जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस से डोनेट करते हैं, V से। क्या किससे डोनेट करते हैं, V से। और करंट को किससे डोनेट करते हैं, क्या I से। किससे डोनेट करते हैं, I से। तो वोल्टेज ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताया था, ये जो बताया था ओम्स लॉ जो है, ये करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब ये वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताए थे। कैसा होता है रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ये बताए थे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, V ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा। किस कंडीशन पे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर को वैरी हम नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, ये रिलेशन बताए थे ये। अब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी इसको हटाएंगे तो क्या करना होगा, प्रोपोर्शनलिटी को ऐड करेंगे तो V इसके जगह पे हम क्या ले आते हैं, R ले आते हैं। क्या ले आते हैं, R। R क्या है, क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी के हटाने के लिए हम इस्तेमाल किए R। यही R जो हमारा है ये रेसिस्टेंस है। ये क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है। देखिए ये जो V इज इक्वल टू IR है, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ है। तो कहीं कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा कि ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस, तीनों मिलेगा। लेकिन रेसिस्टेंस उनका बहुत, ओम्स लॉ का सबसे अगर आउटकम क्या निकला था, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट क्या था उनका, उनके वो जो बताए थे रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, क्या उन्होंने ढूंढा था, तो रेसिस्टेंस के बारे में ही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ढूंढा था कि रेसिस्टेंस एक नया चीज आपको पता, उस समय पता हुआ था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में रिलेशन बताए थे। ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो डायरेक्ट रिलेशन किस चीज के बारे में बताए थे, वोल्टेज और करंट के बारे में बताए थे कि वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो R जोड़े, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। V इक्वल टू IR, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। अब देखिए यहां से निकलेगा V इज इक्वल टू IR है, तो यहां से इस R को, ये क्या है, I इंटू आर है, I इंटू आर है। इस R को हम नीचे की तरफ ले आ सकते हैं, मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R कर सकते हैं, वी कैन से I इज इक्वल टू V अपॉन R, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से देखिए I और R में रिलेशन कैसा है, I और R, मान लीजिए देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, I इज इक्वल टू V बाई R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। करंट और रेसिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, मतलब रेसिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, घटेगा। अगर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट क्या होगा, घटेगा। आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो I इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन R, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, I घटेगा। मतलब रेसिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो ये इसको बढ़ाएंगे तो करंट को घटा रहा है। करंट क्या, करंट कैसे फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। I इज इक्वल टू V बाई R, कहां से आपको पता है। अब हम R को अगर बढ़ा रहे हैं, R को हमने बढ़ाया तो करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, मतलब क्या है, क्या समझ रहे हैं इससे, इसका मतलब ये है कि करंट तो तभी पास होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा। करंट कब, मान लीजिए अभी 50 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो करंट का वैल्यू कुछ होगा, हम कुछ बैरियर लगा दिए 10 इलेक्ट्रॉन को ही केवल पास होने दे रहे हैं, करंट का वैल्यू घटेगा, घटेगा, कोई डाउट नहीं। तो रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, फ्लो अपोज करता है, इसी वजह से करंट का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो व्हाट इज रेसिस्टेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा तो करंट हमारा क्या होगा, घटना तय है। यही हमारा क्या था, ओम्स लॉ था। टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो ये रूल उसका फेल हो जाता है। ऐसे भी ओम्स लॉ उतना एप्लीकेबल है नहीं, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही फिक्स है, के लिए एप्लीकेबल है। आगे चल के मतलब ऐसा होता नहीं हर केस में कि आप वोल्टेज और करंट में रिलेशन होता है, ऐसा नहीं होता। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तो करंट रियल में क्या होता है, कम ही होता है। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये एप्लीकेबल है, इस लेवल तक ये एप्लीकेबल है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है।
इस टर्म को अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा ओम्स लॉ पूरा फेल हो जाएगा। टेम्परेचर को वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वायर क्या होगा, कोई कंडक्टर क्या होगा, हीट हो जाएगा। हीट होने पे उसका अलग केस होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, अलग केस ही है, उसको हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं ओम्स लॉ तक की। तो चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक चीज यहाँ से निकाल लेते हैं, हमारा क्या निकला है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर कर सकते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और I इज इक्वल टू एनी बटा टी। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया करंट का। I इज इक्वल टू वी बाई आर, क्यू बाई टी, क्यू बराबर एनी तो एनी बटा टी निकल गया। यहाँ से रेसिस्टेंस अगर निकालना हो तो रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आई कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, करंट दिया होगा तो रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। रेसिस्टेंस की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब यहाँ से एक चीज और है, अभी आपको बताया है B इज इक्वल टू आई आर है। B और I में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, ठीक है, वोल्टेज है करंट है। इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ग्राफ कैसा होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा, बढ़ा रहे हैं, देखिए वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज और करंट रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अभी करंट का वैल्यू इतना है, सपोज कीजिए 5 एम्पियर है, अब आप वोल्टेज को भी बढ़ा रहे हैं तो और बढ़ा दिए तो करंट का वैल्यू क्या होगा, 10 एम्पियर हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ रहा है, किस चीज पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ का, या VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ओम्स लॉ का। तो ये क्या निकला, ये क्या निकलेगा, R निकलेगा। ये क्या चीज शो करता है, ये जो बीच में जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये क्या शो करता है, लीनियर लाइन है, क्या शो करता है, रेजिस्टेंस को शो करता है। ये V, ये I और ये R, ठीक है, ये हमारा R है। तो इसका R का वैल्यू अगर निकालना होगा, ग्राफ के फॉर्म में दिया होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा हम जब आएगा क्वेश्चन में तब करेंगे, कैसे निकालेंगे, या फिर अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला हो गया I बराबर V बाई आर, क्यू बाई टी, एनी बाई टी। रेसिस्टेंस क्या होगा, जो अपोज करेगा किस चीज को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस बोलेंगे। ओम्स लॉ कहता क्या है, V और I के बीच में रिलेशन बताता है। और V इसका ये डायग्राम आपको बना लेना है, ये I देना है, यहाँ V रखना है, स्ट्रेट लाइन होगा, वोल्टेज बढ़ा है वैसे करंट भी बढ़ा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए, थैंक यू।